नमो नमः छात्रा, मैं संस्कृत अध्यापिका रीनू कुमारी आप सभी छात्रों का अपने इस चैनल द बेस्ट संस्कृत पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 6 रुचिरा पाठ्य पुस्तक का प्रथम अध्याय शब्द परिचय पढ़ेंगे। शब्द परिचय के अंदर क्या क्या दिया हुआ है उनके बारे में आज विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले हम अकारांत शब्दों के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम पुल्लिंग, उसके बाद हम तीनों लिंगों के बारे में जानेंगे। तीनों लिंगों के बारे में जानेंगे। उसके बाद तीनों वचनों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले क्या दिया गया है कि यहाँ पर अकारांत शब्द दिए गए हैं। अकारांत किसे कहते हैं? अकारांत किसे कहते हैं? अकारांत उन शब्दों को कहते हैं जिनके अंत में अ हो, जिनके अंत में क्या विद्यमान अ हो, जिनके अंत में अ विद्यमान हो। जैसे कि एक शब्द है यहाँ पर बालक, बालक शब्द है। अब बालक को जब हम लिखेंगे, बालक शब्द को जब हम वर्ण विच्छेद करके लिखेंगे तो बै प्लस आ, लै प्लस आ और कै प्लस आ, कै प्लस आ, इन तीनों का जब हम वर्ण संयोजन करेंगे, वर्णों का जब संयोजन करेंगे तब बनेगा हमारा बालक शब्द। यानी इस बालक में कै लास्ट में है ए, क्या है विद्यमान ए, और इस ए यानी जिसके अंत में, जिनके अंत में या जिन शब्दों के अंत में अ विद्यमान हो, अ रहे, वो शब्द क्या कहलाते हैं? अकारांत। क्या कहलाते हैं? अकारांत। अ हो जिनके अंत में, अ हो जिनके अंत में क्या हो? अ। जैसे कि रामः, रामः क्या पढ़ रहे हैं हम? रामः, या मैं में स्थित अ की ध्वनि हमें सुनाई दे रही है। जैसे कि गजह, गजर, अब जय में भी स्थित अ है, जय में क्या स्थित है? अ। जब इनका हम वर्ण संयोजन करेंगे तो यहाँ पर अंत में किसकी ध्वनि सुनाई देगी हमें? अ की। तो ये हो गए हमारे अकारांत शब्द। कौन से शब्द हो गए? अकारांत। अब आप क्या समझे कि जिन वर्णों के अंत में क्या हो? अ, जिन वर्णों के अंत में अ उपस्थित हो वो शब्द कहलाते हैं अकारांत। अब आ गया अकारांत पुल्लिंग शब्द। अकारांत पुल्लिंग शब्द। सबसे पहले शब्द समझिए, शब्द क्या है? शब्द दो या दो से अधिक वर्णों के योग से बनने वाले वर्ण, दो या दो से अधिक वर्णों से बनने वाले क्या कहलाते हैं? शब्द। हाँ? दो या दो से अधिक वर्णों से बनने वाली जो ध्वनि है वो क्या कहलाती है? शब्द या समूह। ठीक है, दो या दो से अधिक वर्णों का समूह क्या कहलाता है? शब्द। या जो ध्वनि होती है वो क्या है? शब्द। क्यों? देखो, अब शब्द कोई से भी, वर्ण कोई से भी, जो भी हमारे वर्ण रहते हैं, जैसे कि चाहे वर्ण स्वर हो या व्यंजन, वर्ण स्वर हो या व्यंजन, दोनों ही प्रकार के वर्ण आ जाते हैं शब्द के अंदर। जैसे कि हमें एक शब्द बनाना है कमल, क्या बनाया? कमल। क म ल, क म ल। अब यहाँ पर के भी है,
मैं भी है और ले भी है। ये तीनों ही वर्ण क्या हैं? व्यंजन। तीनों वर्ण क्या है? व्यंजन। लेकिन यहाँ क्या है? दो या दो से अधिक वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? शब्द। या दो या दो से अधिक ध्वनियों के समूह को क्या कहते हैं? शब्द। ठीक है, तो ये हो गया हमारा शब्द। अकारांत अभी हमने पढ़ा था, आ है जिसके, ए है जिनके अंत में, वे शब्द क्या कहलाते हैं? अकारांत। अब हो गया पुल्लिंग। क्या हो गया? पुल्लिंग। कि पुल्लिंग किसे कहते हैं? यानी पुल्लिंग जो पुरुष जाति का बोध कराते हो, जो पुरुष जाति का बोध कराते हो, वो कौन से शब्द कहलाते हैं? पुल्लिंग। और पुल्लिंग कितने होते हैं? हिंदी में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दो ही पढ़ते हैं। आप क्या पढ़ते हैं? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लेकिन संस्कृत में 3 प्रकार के लिंग होते हैं। संस्कृत में कितने प्रकार के लिंग होते हैं? 3। यानी संस्कृत में कितने प्रकार के लिंग होते हैं? 3। और हिंदी में कितने प्रकार के लिंग होते हैं? 2, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो यहाँ पढ़ेंगे हम पुल्लिंग। पुल्लिंग। दूसरा होता है हमारा स्त्रीलिंग, और तीसरा होता है हमारा नपुंसकलिंग। तीसरा लिंग कौन सा होता है? नपुंसकलिंग। 3 प्रकार के लिंग होते हैं। पुल्लिंग किसे कहते हैं? जो पुरुष जाति का बोध कराते हो, वे शब्द क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग। जो स्त्री जाति का बोध कराते हो, वो कौन से शब्द होते हैं? स्त्रीलिंग। और जो ना ही पुल्लिंग हो ना ही स्त्रीलिंग हो, वे कौन से शब्द कहलाते हैं? वो नपुंसकलिंग। यानी वो कौन सा लिंग कहलाएगा? वो नपुंसकलिंग। जैसे कि पुल्लिंग में राम, गज, स्कूल, जयपुर आदि। ठीक है। स्त्रीलिंग पाठशाला, पाकशाला, शाटिका, छात्रा आदि क्या है? स्त्रीलिंग शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराते हो। नपुंसकलिंग जो ना कि स्त्रीलिंग है ना ही पुल्लिंग है, ना ही स्त्रीलिंग है और ना ही पुल्लिंग है, वे क्या कहलाते हैं? वो किस में आते हैं? नपुंसकलिंग, तीसरे लिंग में। नपुंसकलिंग में जैसे ग्रह, घर, व्यंजना, व्यजना, व्यजनम, व्यजन। ठीक है। और छत्रम यानी छाता। छत्रम यानी क्या होता है? छाता। तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। संस्कृत में कितने लिंग होते हैं? 3। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ठीक है। अब आ गया हमारे पुरुष। क्या आ गया? पुरुष। पुरुष कितने प्रकार के होते हैं? तो पुरुष भी संस्कृत में 3 ही प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं पुरुष? 3 प्रकार के। कौन कौन से? तो सबसे पहले प्रथम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, यहां पर आ जाएगा प्रथम पुरुष, दूसरा हो गया हमारा मध्यम पुरुष, दूसरा कौन सा हो गया? मध्यम पुरुष। और तीसरा हो गया हमारा उत्तम पुरुष। तीसरा कौन सा पुरुष हो गया हमारा? उत्तम पुरुष। तीसरा कौन सा प्रकार का पुरुष हो गया? उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष
मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, 3 प्रकार के पुरुष होते हैं किसमें, संस्कृत में। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष में प्रयोग यानी मैं का प्रयोग किसमें किया जाता है, उत्तम पुरुष में। मैं का प्रयोग किसमें किया जाता है, उत्तम पुरुष में। मैं, हम, हमको, ये, ठीक है। तो इसका पुरुष का किया मैं का प्रयोग में उत्तम पुरुष के लिए। आ गया मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में तुम का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, मध्यम पुरुष के लिए। किसके लिए प्रयोग किया जाता है, मध्यम पुरुष के लिए। और प्रथम पुरुष किसी अन्य व्यक्ति के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, प्रथम पुरुष का। किसका प्रयोग किया जाता है, प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष का प्रयोग कहाँ किया जाता है, अन्य व्यक्ति के लिए। मध्यम पुरुष का प्रयोग तुम्हारे लिए, और उत्तम पुरुष का प्रयोग मेरे लिए। यानी मैंने ये कार्य किया, मैंने ये कार्य किया, आज मैंने पढ़ा, मैं आज संस्कृत पढ़ूंगी। तो मैं के लिए क्या, या मैं बाजार जाऊंगी। तो इसमें क्या है, उत्तम पुरुष। किसका प्रयोग करेंगे हम, उत्तम पुरुष का। मध्यम पुरुष, तुमने यह कार्य कब किया, तुमने यह कार्य कब किया। तो यहाँ पर तुम शब्द आ गया, या तुमने यह कार्य कर लिया, क्या तुमने पढ़ाई कर ली। तो तू का प्रयोग, तुम और तू का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, मध्यम पुरुष के लिए। किसका प्रयोग, मध्यम पुरुष के लिए। अब अन्य व्यक्ति, किसी अन्य व्यक्ति की बात हो रही है, तो उसके लिए हम प्रथम पुरुष का प्रयोग करेंगे। किसके लिए, प्रथम पुरुष का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए। कि सोहन कल विद्यालय नहीं आया, सोहन कल विद्यालय नहीं आया। कोई अन्य पुरुष हो गया, और अन्य पुरुष के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, हमेशा प्रथम पुरुष। अन्य व्यक्ति के लिए, किसी अन्य के दौरान कोई बातचीत हो रही है, तो उसके लिए हम अन्य पुरुष का प्रयोग करेंगे। तो आपने क्या जाना, संस्कृत में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। कितने प्रकार के पुरुष होते हैं, 3 प्रकार के। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वचन। क्या पढ़ेंगे, वचन। वचन यानी कथन। वचन क्या होता है, कथन, कहना, किसी भी बात को कहना। अब यहाँ वचन, अब तक हमने हिंदी में सिर्फ 2 प्रकार के वचन पढ़े थे। हिंदी में कितने प्रकार के वचन पढ़े थे, 2 प्रकार के। एक तो होता है एक वचन और एक होता है बहुवचन। लेकिन संस्कृत में 3 प्रकार के वचन होते हैं। कौन कौन से, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। कितने प्रकार के वचन होते हैं संस्कृत में, 3 प्रकार के वचन। कौन कौन से, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन और द्विवचन, एक वचन और द्विवचन हम स्टार्टिंग से पढ़ते आते हैं। ठीक है, हिंदी में 2 प्रकार के वचनों का प्रयोग होता है, वो हम कक्षा 5 तक 2 प्रकार के वचनों को पढ़ते आ रहे हैं स्टार्टिंग से। लेकिन जब हम 6 में आकर हम क्या है, 3 वचन पढ़ते हैं। संस्कृत में हम 3 वचनों को पढ़ते हैं। तीसरा वचन जो हो जाता है, 2 वचनों को पढ़ते आ रहे हैं, सॉरी, एक वचन और बहुवचन। अब तक हमने कितने वचनों को पढ़ा, सिर्फ एक वचन और बहुवचन को। ठीक है, लेकिन संस्कृत में एक वचन और जुड़ जाता है, वो है द्विवचन। क्या हो जाता है, द्विवचन। अब इन एक वचन, द्विवचन और बहुवचन को आप नाम से ही पहचान सकते हैं। एक वचन यानी किसी एक व्यक्ति के लिए कहा गया, एक वचन किसी एक चीज के लिए कहा गया हो, जैसे कि अश्वः। द्विवचन, द्वि का अर्थ होता है 2 और वचन का अर्थ कहना। किसी 2 व्यक्तियों के लिए, 2 चीजों के लिए, 2 वस्तुओं के लिए कोई बात कही जा रही है, तो वहां क्या आ जाएगा, द्विवचन। ठीक है, जैसे कि बालकौ। ठीक है, द्विवचन बालकौ। बहुवचन, बहुवचन कोई अनेक चीजें हैं,
यानी एक साथ कई चीजें रखी हैं तो वो क्या है, बहुवचन। बहुत चीजों का प्रयोग क्या कहलाता है, बहुवचन। जैसे कि बालिका, बालिका, ठीक है। इसको अगर इस प्रकार में समझे तो आप एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं एक वचन, द्विवचन और बहुवचन को। जैसे कि आपके सामने यह एक चषके है, चषके, चषके का अर्थ होता है गिलास, चषके का अर्थ क्या होता है, गिलास। तो यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाया जा रहा है, वो है चषके यानी गिलास का। चित्र इतना अच्छा नहीं बना है लेकिन फिर भी आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। यह एक गिलास है, क्या है, एक गिलास। तो एक वचन, एक गिलास को हमने क्या कहा, एक वचन, कि एक ही चीज दिखाई दे रही है आपको, भाई गिलास है लेकिन क्या है, एक, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, ये एक वचन। अब यहाँ कितने चित्र दिखाई दे रहे हैं आपको, दो। तो दो के लिए हमने कह दिया इसको चषकम, क्या कह दिया, चषकम, ठीक है, चषक, चषकम। अब यहाँ बहुवचन, ये क्या हो गया, द्विवचन। ये दो गिलास क्या बन गया, द्विवचन। और ये क्या हो गया, बहुवचन। ये क्या हो गया बच्चों, बहुवचन। यानी गिलास हैं, कई सारे गिलास हैं, वो इकट्ठा एक साथ रखे हुए हैं और क्या दिखाई दे रहा है, बहुत सारे, बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं, तो इसलिए ये हो गया बहुवचन। और यहाँ चषके का क्या बन गया, चषकाः, क्या बन गया, चषकाः। क्या हो गया ये, चषका। अब उसी प्रकार इसमें हम पढ़ेंगे यह और वह का प्रयोग, जो बार बार किया गया, यानी सर्वनाम। सर्वनाम शब्दः, सर्वनाम शब्दः। तो सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है यहाँ पर। तो पहले एषः और सः, एषः और सः। एषः का अर्थ समझिए, एषः का अर्थ होता है यह, क्या होता है एषः का अर्थ, यह। और सः का अर्थ होता है वह, सः का अर्थ क्या होता है, वह। सर्वनाम आप जानते ही हो, सर्वनाम किसे कहते हैं, वही संज्ञा पढ़ते आए हो। संज्ञा क्या है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जगह आदि के नाम को क्या कहा जाता है, संज्ञा। जैसे कि राम, जयपुर, विद्यालय, ठीक है। तो यहाँ क्या है, राम क्या हो गया, नाम हो गया किसी का, जयपुर क्या हो गई, जगह हो गई, स्थान हो गया, वस्तु, वस्तु आप कलम ले लीजिए, कलम, ये क्या हो गई, ये वस्तु हो गई हमारी कोई भी कलम। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, जगह या स्थान के नाम को क्या कहा जाता है, संज्ञा। और संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनाम। तो इस पाठ में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है। जो शब्द परिचय है हमारा जो पाठ है, इसमें सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है। एषः, और एषः का अर्थ होता है यह, और सः का अर्थ होता है वह। तो इन नाम की जगह किसका प्रयोग किया गया है, सर्वनाम का। अब आप सुनिए एषः, एषः का प्रयोग यानी यह, एषः। सबसे पहले हम एक वचन, द्विवचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, इनको पढ़ेंगे। वचन लिख लेते हैं हम, कितने प्रकार के वचन होते हैं हमारे, 3 प्रकार के वचन होते हैं, ठीक है। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक है। इनका प्रयोग कर देंगे। अब एषः, एषः का अर्थ, एषः का जो प्रयोग होता है, एषः का अर्थ होता है यह। यह का प्रयोग हम
किसी जब हमारे पास कोई चीज पास होती है तब हम किसका प्रयोग करते हैं, एष का। किसका प्रयोग करते हैं, एष का। जैसे कि यह यहाँ पर पास में है तो एष यहाँ कर देंगे एषः चषक। एषः चषक क्या है ये, एषः चषक। यह गिलास है, यह क्या है, गिलास है। अब ये वाला गिलास यहाँ दूर है, ये वाला गिलास यहाँ इससे दूर हो गया, ठीक है। ये गिलास यहाँ से दूर हो गया, ठीक है। ये गिलास इससे दूर हो गया, तो दूर होने के लिए इसका हम कैसे कहेंगे, इसे सः चषकः। सः चषकः यानी वह गिलास है, सः चषकः। अगर ये गिलास इसके पास होता, वापिस ये गिलास अगर इसके पास होता तो क्या कहते हैं इसे, एषः चषकः। लेकिन ये इससे दूर है तो क्या कहेंगे हम, सः चषकः। सः चषकः यानी वह गिलास, यानी एषः बालकः। एषः बालकः, यह बालक है। अब यह बालक अगर आप इसको यहाँ दूर से देखेंगे तो सह बालक है। कैसे प्रयोग करेंगे, दूर अगर आपसे ये बालक दूर होगा, आपसे ये बालक दूर होगा तो आप इसके लिए क्या, किसका प्रयोग करोगे, सह का। किसका प्रयोग करोगे, सह बालक है। सह बालक, वह बालक है। यानी इससे हम यही समझते हैं कि एषे का प्रयोग पास की वस्तुओं के लिए किया जाता है और सह का प्रयोग दूर की वस्तुओं के लिए किया जाता है। एषः, अब एषे का जब हम द्विवचन बनाएंगे एष का अर्थ होता है यह, बालक का अर्थ होता है बालक। यह बालक, एषः बालके, एषः अश्वः। बालक की जगह हम दूसरा कोई वर्ड ले सकते हैं, एषः अश्वः, यह घोड़ा है। एषः गज है, यह हाथी है। एषः स्वाहन है, यह कुत्ता है। ठीक है, इस प्रकार एषः मकरः, यह एक मगरमच्छ है। अब आ जाओ द्विवचन पे। द्विवचन का अर्थ होता है दो, तो द्विवचन का जो प्रयोग है एष, एष का द्विवचन बनेगा एतौ। क्या बनेगा, एतौ। क्या होगा, एतौ। एतौ बालकौ, एतौ बालकौ। इसका अर्थ होगा दो। इसका अर्थ क्या होगा, यह दो, यह दो। कुछ भी चीज हो सकती है दो, कोई वस्तु हो सकती है। ठीक है, एतौ दो, एतौ दो, यह दो, एतौ दो, एतौ अश्व, एतौ अश्वौ, ये दो घोड़े। एतौ छात्रौ, एतौ छात्रौ, ये दो छात्र। ठीक है, यानी कुछ भी हो सकता है, किसी का नाम भी हो सकता है, स्थान भी हो सकता है, जगह भी हो सकती है, वस्तु भी हो सकती है, कुछ भी। ठीक है, जो दो हो उनके लिए दो किसका प्रयोग करेंगे हम, एतौ का। किसका प्रयोग करेंगे, एतौ का। तो द्विवचन के लिए किस, एष का प्रयोग बदल जाएगा, द्विवचन में क्या हो जाएगा, एतौ। अब उसी प्रकार बहुवचन में बदल जाएगा। एष का जो प्रयोग है वो बहुवचन में हो जाएगा ते, एते।
क्या हो जाएगा? एते। एते का अर्थ होता है वे सब, यह सब। एते का अर्थ क्या होता है? यह सब। एते बालका, ये सब बालक हैं। क्या होगा इसका अर्थ? ये सब बालक हैं। एते गजा, एते गजा। एते मकरा, एते मकरा, यह मगरमच्छ है। यानी समझ में आ गया? बालक है, बालकौ, यहाँ क्या होगा? बालकौ। एक वचन में क्या बनेगा? बालकः। द्विवचन में क्या हो जाएगा? बालकौ। और बहुवचन में क्या हो जाएगा? बालकः। बहुवचन में क्या बन जाएगा? बालिका। उसी प्रकार यह तो हो गया एशे का प्रयोग। अब उसी प्रकार हम करेंगे सह का प्रयोग दूर के लिए। किसका प्रयोग करेंगे? दूर के लिए। दूर के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? सह। सह का अर्थ होता है वह। अर्थ दोनों का सेम ही है, अर्थ दोनों का समान है। यह है और यह वह है। यह का प्रयोग हम पास की वस्तुओं के लिए करते हैं और सह का प्रयोग दूर की वस्तुओं को दर्शाने के लिए करते हैं। शह सूत, शह शूत, सह मार्जनी, कुछ भी लिख सकते हैं। सह बालक है, वह बालक, सह बालकः, वह बालक। ठीक है। अब यहाँ पर एतौ, एतौ यहाँ द्विवचन में बनेगा तौ। तौ सुकौ, तौ सुकौ। वे दो तोते हैं। क्या लिखेंगे? वे दो तोते हैं। क्या अर्थ हो जाएगा इसका? वह या वे दो तोते हैं। है या तौ कपोतौ, तौ कपोतौ, तौ कपोतौ। वे दो कबूतर हैं। क्या कहते हैं इसको? वे दो कबूतर हैं। यह लिखेंगे यहाँ पर ते। स तौ ते। स हो गया हमारा एक वचन, तौ हो गया हमारा द्विवचन और ते हो गया हमारा बहुवचन। सॉरी, ते यानी वे सब। ते का अर्थ हो गया वे सब। अब यहां लिखेंगे ते बालका, ते बालका, ते मकरा, ते गजा, यानी वे सब मगरमच्छ हैं, वे सब हाथी हैं, वे सब बालक हैं। दूर है वे सभी चीजें। ठीक है। तो इस जो पाठ में है एषः और स, एषः और स अकारांत एवं अकारांत शब्दों का प्रयोग किया गया है। किसका? अकारांत, तीनों वचनों का, तीनों लिंगों का, इन सभी का प्रयोग इसमें बार बार किया गया है। तो आज हमने क्या पढ़ा? शब्द परिचय। क्या पढ़ा? शब्द परिचय। शब्द परिचय में हमने शब्दों को जाना, एक वचन, द्विवचन में बहुवचन, तीनों वचनों को पढ़े, तीनों लिंगों को पढ़ा, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तीन ही हमने क्या पढ़े? तीन भी हमने बहुवचन वचन पढ़े, तीनों हमने लिंग पढ़ा, तीनों ही हमने पुरुष पढ़े हैं। तीनों ही क्या पढ़े हमने? पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, तीन प्रकार के पुरुषों को बारे में आज हमने डिटेल से पढ़ा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे जल्द से जल्द लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।